नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सेन। और लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर पटवारी के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ कंप्यूटर के वापस 25 क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके आने वाली पटवारी एग्ज़ाम, सीपीसीटी एग्ज़ाम या फिर ग्रेड 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी, जो सीसी होता है ईमेल एप्लीकेशन में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताता हूँ, दूसरे ऑप्शन बता के आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। इसका जो आंसर होगा, फुल फॉर्म होगा सीसी का, वो होता है कार्बन कॉपी। अब ये सीसी ईमेल में कहाँ यूज़ होता है, इसके लिए हम देखते हैं ये अगली वाली स्लाइड पे। जब हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं ना, तो यहाँ टू के साइड में यहाँ जो टू आता है, यहाँ पे हमको लिखना रहता है जिसे भी हम ईमेल सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस। और रही बात, जब सीसी जो एक होता है कार्बन कॉपी, मतलब वही वाली ईमेल के अगर हमें किसी को कार्बन कॉपी, मतलब सेम टू सेम वही वाली कॉपी भी अगर किसी को भेजना है, तो उसके लिए हम यहाँ सीसी पर क्लिक करते हैं। और इसके साइड में एक और होता है बीसीसी भी होता है। तो सीसी का तो फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ये होता है सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। और एक बीसीसी होता है, इसका मीनिंग होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे सीसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं जो जिसे भी ईमेल भेजूंगा उसे कार्बन कॉपी सामने वाले को, भेजने वाले को भी पता होगा कि ये उसकी एक कॉपी किसी के पास जा रही है। जैसे मान लो मैं आपके हमारे क्लास टीचर को अगर हम यहाँ ईमेल भेजेंगे, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्लास टीचर की ईमेल आईडी, और सीसी में मान लो प्रिंसिपल की ईमेल आईडी लिखूंगा, तो आपको भी पता रहेगा कि साथ में एक और कॉपी जा रही है, प्रिंसिपल को भी जा रही है। बट अगर मैंने बीसीसी पर क्लिक करके प्रिंसिपल की ईमेल आईडी लिख दी, तो आपको भी पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं होगा कि ये उसको भी जा रही है। देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ईमेल में सीसी और बीसीसी का उपयोग किया जाता है। सीसी प्राप्तकर्ता ईमेल के अन्य सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देती है। ठीक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिखाई देती है। जबकि बीसीसी जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। मतलब जो हम यहाँ जिसे सिर्फ एक को भेज रहे हैं उसे नहीं दिखाई देता है, बाकी सबको उसके पास एक कॉपी जाती जरूर है। तो ये होता है सीसी और बीसीसी में डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे हम जो प्रिंटर हमारा है ये है आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस ये नहीं है। बाकी एक स्कैनर भी होता है, कीबोर्ड माउस तो आप जानते ही होंगे। और स्कैनर जो होता है वो करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, तो इसके लिए ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं होगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है गैंट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है। अब ये गैंट चार्ट क्या होता है, अभी हमें इससे कोई समझने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि कोई एक चार्ट है जिसमें से इनमें से किस में से आसानी से बनाया जाता है, कौन से सॉफ्टवेयर को किसी चार्ट को आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप सभी को पता है, चार्ट के लिए हम ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल। इसमें सभी प्रकार के चार्ट बनाए जाते हैं। वो पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है। और ये जो गैंट चार्ट, जो हम नया वर्ड जो सुन रहे हैं, गैंट चार्ट होता है एक टाइप से बार चार्ट ही होता है, बट हॉरिजेंटली होते हैं। वो हॉरिजेंटली जो बार चार्ट बने हुए रहते हैं उन्हें हम गैंट चार्ट बोलते हैं। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन आता है उसमें लिखा है MS एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट दैट आर स्टोर्ड एज अ फाइल इज कॉल्ड, मतलब उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे एक्सेल में जो कि फाइलों के रूप में जो संग्रहित होता है, यहाँ हम इसे बोलेंगे वर्कशीट। इसका जो राइट आंसर आएगा वर्कशीट। जो हम नीचे अलग अलग टेप देखते हैं ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सभी वही होते हैं, उन्हें वर्कशीट ही बोलते हैं। यह एक टाइप से फाइलों के रूप में होता है। और जो वर्कशीट का भी जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं। यहाँ वर्कशीट की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी है आपके सामने। वर्कशीट एक टेप, जो नीचे टेप बनाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इससे 3 आती थी पुराने वर्जन में। अब जो नया वर्जन है 2022 का, उसमें तो एक ही शीट आती है। अब टेप जिसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हैं या फिर उसे संपादित, यहाँ संपादित का मीनिंग है उसे एडिट भी कर सकते हैं। एक एक्सेल फाइल में एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है, आप एक से अधिक भी बना सकते हैं। राइट क्लिक करके उस पर इंसर्ट करेंगे तो एक से ज़्यादा वर्कशीट भी बन जाएगी, और साथ में उन्हें रीनेम भी कर सकते हैं, जो आपको अलग अलग टेप्स के रूप में डेटा संग्रह करती है। मतलब एक से ज़्यादा शीट का यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। सिंपल डायरेक्टली शॉर्टकट की पूछिए किसी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए, तो अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। और साथ में अगर हम देखें जो बाकी की भी शॉर्टकट की है, जो Ctrl+V है वो है पेस्ट के लिए, Ctrl+X है वो है कट के लिए, Ctrl+Y है वो है रीडो के लिए। जो Ctrl+Z होती है वो अंडू के लिए होती है, और जो Ctrl+Y होती है वो रीडो के लिए होती है। जो अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे लिखा है कि वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है निम्न कहलाता है।
मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम वेब पेज देख सकते हैं। वेब पेज जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम वेब पेजेस या फिर बोल सकते हैं वेबसाइट देख सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। अब यहाँ देखो इसका आंसर वेबसाइट तो नहीं आएगा। उसे देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है यहाँ, उसे देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा उसे हम बोलते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे हम क्रोम चलाते हैं या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब इंटरनेट ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया है, वेबसाइट भी दिया है, हम इनकी भी डेफिनेशन देखते हैं और ब्राउज़र की भी देखते हैं। देखिए, ब्राउज़र एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये, जो कि जिसका उपयोग होता है इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम इंटरनेट का उपयोग कर सके, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ब्राउज़र बोलते हैं। एग्जाम्पल ये आपके सामने बहुत सारे, क्रोम जो कि गूगल कंपनी का आप सॉफ्टवेयर है ना, इनके साथ में आपको कंपनियां भी याद रखना है। मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी एक होता है, सफारी एप्पल कंपनी का, ये एप्पल और गूगल इन दोनों की कंपनियां जरूर याद रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे फेमस ब्राउज़र है। अब जो हमारा उसमें एक और ऑप्शन जो था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसे एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसका मेन अगर डेफिनेशन बोल लेते हैं वो बोल सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र, यहाँ उपयोगकर्ता का मतलब है यूज़र, और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, इंटरफेस बनाता है। अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सा एग्जांपल दे तो जो एंड्रॉयड होता है आपके फ़ोन में जो रहता है, बहुत सारों के फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, एप्पल के फ़ोन में जो होता है iOS होता है, हमारे मोबाइल में ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, एप्पल के कंप्यूटर में मैक ओएस होता है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो कि फ्री होता है, एक एमएस डॉस भी होता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनका काम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आपको आप देखते हैं ना नोटिफिकेशन पैनल वगैरह, साथ में माउस वगैरह, स्टार्ट बटन वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। साथ में प्रोसेस का मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट, ये देखिए फाइल प्रबंधन, मेमोरी का प्रबंधन, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया का प्रबंधन, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। होता ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक और जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वेबसाइट, वेबसाइट की अगर हम सिंपल सी एक डेफिनेशन बोले तो वेब पेजों का संग्रह, मतलब वेब पेजों का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट बहुत सारी होती है, जैसे आपने सुना होगा www.google.com, facebook.com, amazon.com, flipkart.com, ये सभी वेबसाइट ही है। ठीक, और ये ज़्यादातर किसके होती है, इनको भी देख लेते हैं डेफिनेशन। ये वेब पेजों का क्या है, डिजिटल फाइल जो कि HTML एक लैंग्वेज होती है, उसी में लिखी गई होती है सारी वेबसाइट्स। वेबसाइट जिस कंप्यूटर में स्टोर होती है, जो 24 घंटे अगर ऑन रहता है, तो वो वाले कंप्यूटर को हम वेब सर्वर भी कहते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें यह है कि एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, बूट नहीं हो सकता है अगर उसमें क्या नहीं हो। अब यहाँ पे जो हमारा इसका ऑप्शन देखते हैं, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। अब ये जो बूटिंग है, बूट करके जो लिखा है, बूट की जो डेफिनेशन होती है कि जो हम सिस्टम ऑन करते हैं और ऑन होने के बाद आप देखते हैं कि एक प्रोसेस होती है और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो इसमें से क्या नहीं होगा तो वो बूट नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम भी बूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बूटिंग का मेन उद्देश्य होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। ठीक, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा ही नहीं तो फिर वो मेमोरी में लोड क्या करेगा। साथ ही हम देखते हैं कंपाइलर, लोडर और असेंबलर, ये तीनों चीज़ें भी क्या है, इनकी भी डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, देखो सबसे पहले कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस है उसकी भी डेफिनेशन लिखी है कि कंप्यूटर को जो चालू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बूटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे ही कहते हैं। ये बूटिंग की डेफिनेशन हुई है। साथ में लोडर जो था, अब लोडर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी दूसरे प्रोग्राम या लाइब्रेरी को मेमोरी में लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं लोडर। देखिए, जो प्रोग्राम और लाइब्रेरी को लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है उसे ही हम लोडर बोलते हैं। अब यहाँ पे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, यहाँ इंटरप्रेटर वैसे ऑप्शन में नहीं था पर कंपाइलर और असेंबलर जरूर थे। वैसे ये तीनों को पढ़ा जाता है तो एक साथ ही पढ़ा जाता है। ये तीनों आते हैं ट्रांसलेटर के पार्ट में आते हैं। ट्रांसलेटर एक हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होती है। ट्रांसलेटर का काम ही होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का। देखिए यहाँ पे परिवर्तित करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का तो यही काम हो जाएगा कि उच्च स्तरीय भाषा को
मशीनी भाषा में जो कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, पर दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंट है। ये क्या करता है, कंपाइलर एक बार में पूरे सोर्स कोड को, जो पूरा का पूरा जो सोर्स कोड आता है, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है, एक बार में उसे पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है। रही बात जो इंटरप्रेटर आता है, वो उसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। दोनों में ये डिफरेंस याद रख लेना कि जो इंटरप्रेटर आता है वो लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर जो होता है वो हमारा एक बार में पूरे के पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है। और असेंबलर में एक ये बात रहता है कि ये असेंबली लैंग्वेज जो आती है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में, तो हम उसे बोलते हैं असेंबलर। ये देखिए यहाँ लिखा है असेंबली कोड को समझता है, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तो हम उसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर बोलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें से कौन सा एक सीपीयू का हिस्सा नहीं है, मतलब ये इनमें से कौन सी एक चीज़ सीपीयू के अंदर नहीं आती है। तो स्टोरेज यूनिट, एएलयू, प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा प्रोग्राम यूनिट, क्योंकि स्टोरेज यूनिट भी होता है मतलब मेमोरी यूनिट, एएलयू भी होता है, एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट भी होता है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर से लिया गया है, उसे देख लेते हैं। ये जो हमारे सामने है ये दिया गया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसे बनाया था वॉन न्यूमैन ने बनाया था, तो इसे वॉन न्यूमैन का डायग्राम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पूछा था कि सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, तो ये देखिए ये जो सीपीयू वाला जो बॉक्स बना है ना, ये इतना वाला बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीपीयू का बॉक्स है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, एक कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसे हम एएलयू भी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक है हमारा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को हम स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। तीनों पार्ट किसके होते हैं, सीपीयू के। तो सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, और पूरे ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है, तो जो प्रोग्राम यूनिट था इसमें कोई प्रोग्राम यूनिट करके सीपीयू का हिस्सा नहीं था। ठीक, तो यहाँ कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेन मेमोरी ये तीनों पार्ट थे। अब जो हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि एक डॉक्यूमेंट में जब हम प्रिंटिंग करते हैं, तो प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने के लिए किस स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है। जब हम डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करते हैं, तो जैसे हमें लिखना रहता है ना कि 1 से लेके 5 तक मुझे पेज प्रिंट करना है, तो वहाँ पे हम हाइफन का यूज़ करते हैं, 1-5 ऐसा लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा हाइफन लिखेंगे। कॉमा के लिए अगर मैंने लिख दिया मान लो 1,5, तो ऐसा होगा कि 1 नंबर का पेज प्रिंट होगा और डायरेक्टली 5 नंबर का पेज प्रिंट होगा। तो कॉमा का यूज़ नहीं होगा, प्लस का भी नहीं होता, कॉलन का भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं एमएस वर्ड में कौन सा शब्द फ़ॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप या फिर हम बोल सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इनमें से क्या क्या नहीं आता है। तो यहाँ जो फ़ॉन्ट को श्रिंक मतलब फ़ॉन्ट को हम छोटा जरूर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, वो श्रिंक और साइज़ को बड़ा करना दोनों उसी में आ गया है। फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की ग्रामर जैसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट ग्रामर ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में नहीं का पूछा था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है उसमें लिखा है कि डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, जो डॉट मैट्रिक्स है इनमें से किसका प्रकार है, क्या फ्लॉपी का प्रकार है, फाइल का है, प्रिंटर का है, या मॉनिटर का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रिंटर का प्रकार है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, और इसमें जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा है अनअपेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन से ऐसे ईमेल है जिन्हें अनअपेक्षित मतलब कमर्शियल में ईमेल्स में भी आते हैं, मतलब ऐसे ईमेल जो बहुत सारे तरीके से अब एडवर्टाइजमेंट के तरीके से आते रहते हैं, तो ऐसे ईमेल को हम स्पैम के नाम से भी बोलते हैं, जो एक साथ बहुत सारे अलग अलग कोई एड के हिसाब से देता है, कोई कुछ अलग इन्विटेशन के हिसाब से देते रहे करते रहते हैं, तो उसे हम स्पैम में बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। मतलब जो एमएस वर्ड है उसमें हम पेज ब्रेक कैसे करते हैं। देखिए जो पेज ब्रेक आता है वो वैसे तो हमारा व्यू पेज, जो व्यू टैब आता है उसमें पेज ब्रेक ऑप्शन डायरेक्टली भी आता है, पर इनका यहाँ पे जो क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो F1 शॉर्टकट की से हम कर सकते हैं, तो F1 से तो नहीं होता है। रही बात कंट्रोल इंटर, तो बिल्कुल कंट्रोल इंटर से अगर हम करेंगे किसी भी पैराग्राफ या कर्सर पे जहाँ पे भी कंट्रोल और इंटर करेंगे, तो जो हमारा कर्सर है डायरेक्टली नेक्स्ट पेज में चले जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि पेज ब्रेक हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की का यूज़ करके हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। मतलब एक पेज में कुछ कंटेंट रखा हुआ और बीच में कहीं पे कर्सर रखे, अगर कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूँगा मैं, तो वो बाकी का जो कंटेंट है कर्सर के बाद का वो अगले पेज पे चले जाएगा, उसे बोलेंगे हम पेज ब्रेक।
क्वेश्चन नंबर 14 यह है, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर मतलब क्या नहीं कर सकता है, तो जैसे इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग और प्रोसेसिंग, मतलब इनमें से क्या क्या चीज़ें उसकी एक यूनिट में नहीं आती है, तो थिंकिंग नहीं आएगी। कंप्यूटर में इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है और प्रोसेसिंग होती है, पर थिंकिंग नहीं होती है, वो सोच नहीं सकता है। जो भी वो काम करता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ थिंकिंग वर्ड नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा था क्या नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो सबसे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है उसे किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये तो नेटवर्क का एक टाइप होता है, लेन मैन वेन जो आपने पढ़े हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन भी नहीं होगा, डायल अप एक नेटवर्क कनेक्शन है बट स्लो होता है। फिर ये बात ब्रॉडबैंड आएगा, इसका राइट आंसर आएगा जो सबसे हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन होता है। इनकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए, डायल अप कनेक्शन का है कि एक पुराना इंटरनेट कनेक्शन होता था, है ना, जिसमें आप फ़ोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करते थे। किसका यूज़ करते थे हम? फ़ोन लाइन का यूज़ करते थे। ये बहुत ही धीमा होता है और आपको इंटरनेट पर सामान्य ब्राउजिंग करने में बहुत समय लगता है। सामान्य ब्राउजिंग मतलब अगर हम कुछ गूगल पे सर्च वगैरह भी कर रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, उसमें भी हमें स्पीड बहुत कम मिलती थी। तो ये होता था डायल अप कनेक्शन। और अगर ब्रॉडबैंड की बात करें तो देखिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक तेज इंटरनेट कनेक्शन होता है, सबसे फास्ट लगभग हम बोल सकते हैं यही होता है। इंटरनेट से कनेक्ट करता है। यह कनेक्शन विभिन्न तकनीकों जैसे डीएसएल केबल, इंटरनेट, फाइबर इंटरनेट आदि, जैसे अगर हम देखते हैं आजकल जियो फाइबर वगैरह ये सब लग रहे हैं, ये भी सब ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ही एक उदाहरण है। अब इसका यूज़ हम अच्छी स्पीड के लिए जैसे कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अगर वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ करना हो, वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन, गेमिंग और डाउनलोडिंग जैसी चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं। ये होता है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, इसमें लिखा है कि पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से आप क्या पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड जो आती है हमारी, जैसे अगर मान लो मैं कोई सी एक वैल्यू मतलब कुछ भी कॉपी करता हूँ तो एक आता है पेस्ट और एक आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में से बहुत सारी चीज़ें रहती है कि हम सिर्फ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मूलाज भी कर सकते हैं, वैलिडेशन भी कर सकते हैं, लगभग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। अब देखिए, ये आपके सामने मैंने पेस्ट स्पेशल रखा है, ये एक्सेल का पेस्ट स्पेशल है। हम जब किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं ना, तो पेस्ट स्पेशल में उसका सिर्फ फॉर्मूला भी हम चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी कर सकते हैं, फॉर्मेट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर जो लगे हुए वैलिडेशन है वो भी हम कर सकते हैं, वैल्यू वगैरह ये सभी हम कर सकते हैं। ये था हमारे पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आने वाली चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 17 है, एफटीपी का तात्पर्य या फिर एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का अगर हम डेफिनेशन बोले तो नियमों के समूह को हम जो बोलते हैं वो है प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी भी एक प्रोटोकॉल का उदाहरण है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राउज़र में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप कर सकते हैं कहलाता है। ब्राउज़र अभी आपको बताया था, जैसे कि क्रोम होता है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह। यहाँ पे जहाँ पर हम वेबसाइट लिखते हैं जिसे हम यूआरएल भी बोलते हैं, तो वो वाली जगह को क्या बोलते हैं, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, उसने ये पूछा है। तो उस जो बॉक्स को बोलते हैं हम एड्रेस बार बोलते हैं। जहाँ पर भी आप जैसे क्रोम में लिखते हैं ना www.google.com, या जो भी दूसरी अदर वेबसाइट का नाम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं एड्रेस बार। या और जो भी हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं उसे भी हम बोलते हैं वेबसाइट का एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक, तो उस बॉक्स को हम बोलेंगे एड्रेस बार। ये देखिए, वेब एड्रेस का पूरा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है। इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट पेज की लोकेशन, मतलब अगर हम किसी एक पेज को अगर हमें ढूंढना है तो उसे हम बोलते हैं वेब पेज की जो लोकेशन होती है वो होता है। और रही बात यूआरएल, उसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका यूआरएल का फुल फॉर्म है आपके सामने, इसे भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। टिम बर्नर्स ली है, उन्होंने जो सबसे पहला यूआरएल बनाया था वो था 1991 में। और ये बात भी ध्यान रखना है, सबसे पहले टिम बर्नर्स ली ने ही बनाया था, इनका भी नाम पूछते हैं। अब यहाँ पे यूआरएल के कुछ घटक भी लिखा है कि यूआरएल में क्या क्या पार्ट रहता है। जैसे जो फर्स्ट पार्ट था हमारा HTTP करके लिखा रहता है, ये HTTP होता है प्रोटोकॉल, एक HTTP भी होता है और एक HTTPS भी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर डब्ल्यू का तो आप सब जानते ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। google.com जो होता है ये होता है हमारा डोमेन नेम। और इसका सर्विसेज, और ये जो index.html रहता है इसमें कुछ डायरेक्टरी और इस पे आने वाले जो .html करके जो भी लिखा रहता है वो सारे वेब पेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों का नाम
शीर्षक पृष्ठ संख्या होती है कहलाती है। मतलब एक ऐसी सूची होती है, एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हमारे जो चैप्टर के नाम होते हैं, पेज नंबर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, उस सूची को क्या बोलते हैं। तो हम उस सूची को यहाँ पे बोलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट के आपके सामने पूरी डेफिनेशन भी दी हुई है। ये देखिए इस तरीके से दिखता है। मतलब हम जैसे देखते हैं ना कि कुछ हमने कंटेंट बहुत सारा लिखा हुआ है और हमको वैसा चाहिए जैसे बुक में कैसा इंडेक्स आता है कि डायरेक्टली इस पे क्लिक करें और वाला चैप्टर का पेज नंबर पता चल जाए, या फिर वाला चैप्टर किस पेज नंबर पे था। ऐसा इस टाइप से हम कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर देता है डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन की सहायता से। देखिए वह सूची जिसमें अध्याय के नाम या शीर्षक मतलब चैप्टर के नाम या फिर कोई टाइटल पृष्ठ संख्याओं के साथ दी गई होती है, तो हम उसे बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। जो हमारा कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो बहुत इजी वाला जो हो जाएगा, जो एंटीवायरस है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी अगर हम बोले तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और बाकी तो ये सब हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। अब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी आपको लास्ट वाले एक वीडियो में भी बताया था। प्राइमरी मेमोरी में हमारी आती है रैम, रोम, कैश और रजिस्टर आता है। और रही बात सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, सीडी वगैरह ये सब आती है। तो सेकेंडरी में हमारी आ जाएगी फ्लॉपी आ जाएगी। एएलयू, सीपीयू और ये माउस तो इनपुट डिवाइस है, और एएलयू और सीपीयू के अंदर ही आता है हमारा एएलयू। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया कहलाती है। ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमें पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब कंप्यूटर ऑन होता है और वो जो आरंभ होने की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लोड होने की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन ही हो गई है बूटिंग की, कि कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी कुछ बनी बनाई स्टाइल्स होती है जिन्हें हम टेम्पलेट्स कहते हैं। जैसे कुछ रिज्यूम वगैरह के स्टाइल होती है, या एप्लीकेशन के ऑलरेडी कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स उसमें रहते हैं। तो इन टेम्पलेट्स का मीनिंग होता है ऑलरेडी कुछ बनी बनाए रेडीमेड स्टाइल्स होती है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा है सी डी रोम का फुल फॉर्म। अब सी डी का फुल फॉर्म देख लेना और रोम का फुल फॉर्म देख लेना, वही हो जाएगा सी डी रोम का फुल फॉर्म। सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही। ठीक, तो इसके साथ ही अब हमारे होते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में अगर आप किसी अलग टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।